हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने जो एक वीडियो आपको बना के भेजी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के पंजाब की विजय तक थी। उससे आगे अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के वास्तविक संकल्प यानी कि मगध की विजय की। ठीक है बेटा, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो भी थोड़ी सी ब्लर थी, इसलिए मैं थोड़ी सी जो है और कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो क्लियर हो। यूट्यूब के अपने टेक्निकल सपोर्ट के कारण जो है कुछ वीडियोस क्लियर नहीं आ रही हैं, क्वालिटीज़ क्लियर नहीं आ पा रही हैं और ज़्यादा हाई डेफिनेशन में जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो अपलोड होने में बहुत टाइम ले रही हैं। ठीक है, इसलिए जो है मैं थोड़ी से कम डेफिनेशन की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं मगध की विजय से। किसी को कोई भी क्वेरी मेरे किसी भी टॉपिक किसी भी पॉइंट में हो तो मेरे 8077723236 इस नंबर पर कॉल करके या 8650551649 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकता है, या फिर वीडियो के लास्ट में कमेंट में करके पूछ सकता है, कहीं भी किसी को कोई भी डाउट हो। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा पाठ है मगध विजय और उसकी अन्य विजयों के साथ उसके अंतिम दिन तक उसे पूरा करें। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं मगध की विजय। देखिए, अब हम देखते हैं, अब पंजाब पर अपना अधिकार कर लेने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने अहम या मुख्य संकल्प यानी कि मगध की विजय की ओर बढ़ता है। ठीक है, उसे ये अवसर मिलता है। तो अब हम क्या कहते हैं, उसने पंजाब के विजित यानी कि जीते हुए राज्यों की मदद से एक विशाल सेना गठन की। यानी कि जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले उसने उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने के बाद क्या काम किया, पंजाब को जीता। अब पंजाब के छोटे छोटे जो राजा थे, क्षेत्रीय राजा थे, उनको इकट्ठा किया। तब क्या किया, उसने सिकंदर को हराया। ठीक है, अब सिकंदर को हराने के बाद यहाँ लिखा हुआ है सिकंदर को हराया, इसकी बात कहाँ मिलती है, यूनानी लेखक जस्टिस के कथन में मिलती है। ठीक है, राजाओं के लिए यूनानी प्रभाव को खत्म करने के लिए इनको तैयार किया। अब ये इसके अधीन हो गए, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, कि भाई इन्होंने हमको आजाद कराया। तो इनकी सेना को तैयार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध पर शासन या आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। विशाल सेना का संगठन किया और मगध की ओर प्रस्थान करने लगा। ठीक है, जिसका कारण क्या हुआ कि जिसके चलते मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त ने घेर लिया। उसने अब क्या किया, सबसे पहले पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके उसने उसे घेर लिया, जिससे राजा जो है गुस्से में आ गया। कहाँ का राजा, मगध का राजा धनानंद इस बात से गुस्से में आ गया और गुप्त का सामना करने के लिए उसने अपनी एक सेना तैयार की, जो सेना पूरे तरीके से पराजित हो गई। क्यों, क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है अन्य राज्यों की छोटी छोटी सेना को इकट्ठा कर एक मजबूत सेना बनाकर उसके सामने गया था। पहले उसके पास एक छोटी सी सेना थी, लेकिन अब उसने क्या किया कि अब वो छोटे छोटे राज्यों की सेना को इकट्ठा करके, जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है लेकिन गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है। इसी तरीके से उसने जो है कुछ छोटे छोटे राज्यों की एक सेना तैयार की और एक मगध राज्य पर आक्रमण करने चला गया, जिससे वहां की सेना कमजोर पड़ गई। ठीक है, और उसने पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसके बाद वहां की सेना को पराजित करके वो वहां के सिंहासन पर बैठ गया और मौर्य ने अपना अधिकार वहां पर जमा लिया। कहां पर, पाटलिपुत्र में। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष, देखिए मैंने शुरुआत में बात की थी मुद्रा राक्षस की, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। एक महत्वपूर्ण पक्ष मुद्रा राक्षस से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा राक्षस संस्कृत ग्रंथ है, मैं आगे बताऊंगा, कि नंदवंश का उन्मूलन करने में, नंदवंश मतलब राजा धनानंद, महाराजा परमानंद, ये सब, नंदवंश का उन्मूलन करने में इन दोनों को उत्तर पथ के एक राजा प्रवर्तक से बहुत बड़ी मदद मिली। ठीक है, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना, नंदवंश को समाप्त करने में। जबकि नंदवंश यानी कि महाराजा पद्मानंद और मूरा का ही बेटा था, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इन सबको अलग कर दिया, शूद्र और राजा जो धनानंद थे वो इनके अगेंस्ट हो गए, इनको राज्य से बाहर निकाल दिया, इसलिए इनके खिलाफ हो गया। ठीक है, इसकी बेइज्जती करी, इसे भगाना पड़ा वहां से, तब ये इनके अगेंस्ट हो गया। तो नंदवंश का उन्मूलन खत्म करने में इन दोनों को यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को उत्तर पथ के एक राजा यानी कि प्रवर्तक कश्मीर का राजा है से बहुत बड़ी मदद मिली थी, जिसके चलते चाणक्य ने 321 ईस्वी पूर्व में एक विशाल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। विशाल साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य, मगध का साम्राज्य, विशाल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। नोट, मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है
इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और गुप्त की राजनीतिक सफलताओं का वर्णन है, यानी कि चाणक्य और गुप्त की राजनीतिक सफलता, उन्होंने क्या क्या जीता, उन सब का वर्णन है। प्रवर्तक उस समय के कश्मीर राज्य का राजा था, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है, एक यूनानी लेखक प्लूटार्क का कथन है कि 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि वो भारत का प्रेमी था, अखंड भारत का एक सम्राट था। जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत अच्छा राजा था, हम आगे पढ़ेंगे। एक अच्छे राजा के तरीके से उसका जो है शासन भी दिखाया गया है। और डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने भी कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसा सम्राट था जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना एक भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। ठीक है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं डार्क हैं, वो डाउटफुल चीजें हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा विचार करके चलते हैं। अगर ये कहीं पूछ ली जाती है कि एक इसका कथन है कि 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया, तो ये प्लूटार्क का कथन है। अब आते हैं हम कुछ अन्य विजय। अन्य विजय में सबसे पहली विजय हम पढ़ते हैं सेल्यूकस की पराजय। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस सिकंदर महान का सेनापति था। यह मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी सेल्यूकस की पराजय, यानी कि सिकंदर की पराजय। सेल्यूकस सिकंदर का प्रमुख सेनापति था और उसकी मृत्यु के बाद सेल्यूकस ने सिकंदर की मृत्यु के बाद संपूर्ण पश्चिमी और मध्य एशिया पर अपना अधिकार कर लिया। किसकी मृत्यु के बाद? सिकंदर की। ठीक है, सेल्यूकस ने जो है सिकंदर की मृत्यु के बाद संपूर्ण पश्चिमी और मध्य एशिया पर अपना अधिकार कर लिया था। मैंने लिखा है सेल्यूकस ने सिकंदर की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये काम किया था। सेल्यूकस द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था। भारत जीतने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर सेल्यूकस द्वारा प्रेरित होकर 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। जो आक्रमण किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसमें लड़ाई हुई। किंतु पॉइंट लिखा है मैंने, याद रखिएगा, सेल्यूकस द्वारा भारत जीतने की महत्वाकांक्षा, यानी कि उसके मन में था कि भारत जीता जाए, प्रेरित होकर 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों के युद्ध का वर्णन कहीं प्राप्त नहीं होता। इन दोनों के युद्ध के बारे में हमें कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है, किंतु इनके बीच जो संधि हुई उसी से इनके संघर्ष की शर्तों का स्पष्ट पता चलता है। इन दोनों के बीच कुछ ऐसी संधियां हुई जिनसे ये पता चलता है कि ये संधि तभी हुई होगी जब इन दोनों के बीच में आपस में कोई युद्ध हुआ है। इस शर्त के हिसाब से सेल्यूकस को अपनी बेटी, यानी कि इन दोनों के बीच में शर्त रखी गई थी, संधि को ही शर्त कहते हैं, रखी गई थी, उसमें कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके उससे मैत्री संबंध स्थापित करना पड़ा। इस शर्त के हिसाब से सेल्यूकस को अपनी बेटी कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके उससे मैत्री संबंध स्थापित करना पड़ा। उसके आगे, जिसके चलते उसे अपने 4 प्रदेश भी मौर्य सम्राट को देने पड़े। किसको? सेल्यूकस को इस मैत्री संबंध के चलते और इन शर्तों के चलते जो है अपने 4 प्रदेश भी जो है मौर्य सम्राट को देने पड़ गए। अब वो प्रदेश कौन कौन से थे जरा वो भी देख लीजिए। पहला प्रदेश था एरिया, हेरात, ये सब पश्चिमी साइड के और इधर के साइड के क्षेत्र हैं। एरकोसिया, कंधार। दूसरा पेरीपेनिसदई, काबुल की घाटी, पेरीपेनिसदई, ये याद कर लीजिएगा, नाम पूछे जाते हैं बहुत। और जेड्रोसिया, बलूचिस्तान। तथा भारतीय सम्राट ने उपहार स्वरूप उसे 300 हाथी भी भेंट दिए। किसको? सम्राट को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज, जो उसका राजदूत था, नामक राजदूत को भी पाटलिपुत्र भेजा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर कर लीजिएगा। सारी चीजें एक एक पॉइंट के हिसाब से लिखी हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर, चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार कैसे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने जब मगध शासन पर अपना आक्रमण किया और उसे जीत लिया, उसके बाद उसने अपना साम्राज्य कहाँ तक फैलाया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक फैलाया। उत्तर दिशा में हिंदुकुश पर्वत तक
जो भारत की वास्तविक सीमा है हिमालय से लगी हुई हिंदुकुश पर्वत तक ही भारत की वैज्ञानिक और वास्तविक सीमा है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। सेल्यूकस द्वारा जो राज्य उसे दिए गए उसकी सीमा हिंदुकुश पर्वत तक थी। यानी कि जितने राज्य, ये जो 4 राज्य अभी हमने पीछे पढ़े, ये जो 4 राज्य थे, इन 4 राज्यों की सीमा हिंदुकुश पर्वत तक थी और यही भारत की वास्तविक सीमा भी है। ठीक है, यही भारत की वास्तविक सीमा भी है। उसके बाद चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व दिशा में बंगाल से लेकर, यानी कि पूर्व दिशा में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदुकुश तक, ऐसे करके पश्चिम में हिंदुकुश ऊपर हिमालय इधर है, न कि इधर, ध्यान रखिएगा, हिमालय इधर भी है, इधर भी है। हिमालय पूर्व में लेकर ये आपका हिमालय है इधर, ये जो आपका उत्तराखंड वाला एरिया है। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत और सौराष्ट्र तक था, सौराष्ट्र यानी ऊपर तक, सौराष्ट्र तक था। कुछ प्रमाणों से तो विंध्य पर्वत के दक्षिण का काफी भूभाग, कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे विंध्य पर्वतमाला जिसे हम कहते हैं के दक्षिण का काफी भूभाग इसके साम्राज्य में था। यानी कि अब ये मानिए कि जितने भी राज्य जो है सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे वो कहाँ तक थे, उत्तर में हिंदुकुश पर्वत तक। ठीक है, जिसके बाद मैंने अभी बताया था डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसा सम्राट था जिसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को एक शासन सूत्र में बांधकर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसा सम्राट था जिसने उत्तर से दक्षिण तक भारत को एक शासन सूत्र में बांधकर देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। अब वहां हम कैसे कह सकते हैं, फिर जैसे अभी हमने पढ़ा कि 6 लाख लोगों को लेकर इसने पूरे भारत को रौंद दिया। यहाँ डाउट आता है भाई, क्योंकि एक आदमी भारत का डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी इस बात को कह रहे हैं कि यही एक ऐसा सम्राट था जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को एक राजनीतिक शासन सूत्र में बांधा। अब एक हम विदेशी यात्री का कथन माने, प्लूटार्क का, या अपने भारतीय का माने, तो थोड़ा सा अलग चीजें खुल के आती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के कुछ अंतिम दिन, यानी कि अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसा था। जैसा कि हमने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार एक नौकर से सम्राट तक अपना दौर किस प्रकार से जीता है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक अपना साम्राज्य स्थापित करता है। इसी दौर में उसके अंतिम दिनों के बारे में जैन अनुश्रुति, यानी कि जैनियों का एक ग्रंथ है, जैन अनुश्रुति के अनुसार वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। जैसे आप सुनते हैं कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं और पूरा नरसंहार या जो भी युद्ध सब बंद कर देते हैं। इसी तरीके से उसने किया कि अपने जीवन के जो बुढ़ापे के अंतिम दिन थे उसमें इसने क्या किया कि सारे युद्ध बंद कर दिए और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, और दक्षिण के मैसूर में, यानी दक्षिण में जो मैसूर है जगह स्थित श्रवणबेलगोला, ये संन्यास और तपस्या के लिए बहुत अच्छा स्थान है, नामक स्थान पर तपस्या करने चला गया। वहीं 298 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ये इतनी चीजें फैक्ट आपके पेपर के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से, एक मोटी मोटी जानकारी के हिसाब से सफिशिएंट है। तो इसी के साथ जो है आज चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारा समाप्त होता है। अब हम मौर्य शासन यानी कि चैप्टर 1 में अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम्राट अशोक का। थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी समस्या हो, सिर्फ एक देखने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, हो सकता है वीडियो अभी भी ब्लर्स आ रही हो, क्लियर ना आ रही हो, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी आपसे फिर चाहूँगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो में मैंने आपको अपने नंबर्स भी दे दिए हैं और बाकी आप टीचर्स से मेरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।